हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का जो तीसरा पार्ट है कोयला एवं पेट्रोलियम, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कोयला क्या होता है, यानी कोयला कौन सा पदार्थ होता है, प्राकृतिक होता है या कृत्रिम, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर कोयले के जो रूप होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अंत में हम पेट्रोलियम का किस प्रकार का निर्माण होता है, उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, वहां तक इस एक ही वीडियो के हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले बात आती है कि पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जो प्रकृति से हमें मिलते हैं और एक हमारे द्वारा बनाया जाता है। दो प्रकार के पदार्थ होता है जो प्रकृति से मिलता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी वायु, जल, मृदा और खनिज। यानी वायु को हम बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकती, हाँ, लेकिन जल है उनको हम प्रयोगशाला में बना तो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्रकृति ने हमें क्या दिया था, जल दिया था, जो बिग बैंग परिकल्पना के द्वारा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब। अब मृदा और खनिज, ये जो पदार्थ हैं ये प्राकृतिक पदार्थ है। अब बात आती है कि कृत्रिम पदार्थ क्या होता है, या इसका दूसरा नाम है मानव निर्मित। मैंने यह मानव निर्मित लिखा है, इसका दूसरा नाम आपको मैं बता सकता हूं कि यहाँ पर इसको कृत्रिम पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम पदार्थ, यानी वे पदार्थ जिनका निर्माण मानव प्रयासों से किया जाता है, कुल मिला के मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। सब देखो कौन कौन से, प्लास्टिक है, खिलौना है, वाहन है, भवन है और दवाइयां है। जो प्लास्टिक होती है वो मनुष्य के द्वारा बनाई जा सकती है। खिलौने भी कहाँ बनाए जाते हैं? खिलौने की जो फैक्ट्रियां होती है उनके द्वारा बनाया जाते हैं। उसके अंदर कौन काम करता है? मनुष्य काम करता है, और उन मनुष्यों के द्वारा ये खिलौने बनाए जा सकते हैं। वाहनों के रूप में भवन के जैसे कारीगर होते हैं वगैरह, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। दवाइयां भी प्रयोगशाला के अंदर बनाई जाती है। ये बात हुई कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इनका निर्माण होता है ये बताया गया है। नेक्स्ट अपना है कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो भी कई संसाधन होते हैं जो लंबे समय तक चले रहते हैं और कई सूक्ष्म समय के लिए होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अक्षय संसाधन क्या होता है, दूसरा है समाप्त होने वाले संसाधन। पहले पढ़ते हैं अक्षय संसाधन, यानी ये संसाधन असीमित मात्रा में है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। कुल मिला के हमारे द्वारा इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले जब तक धरती है। यदि धरती नहीं रहेगी तो समाप्त होते ही रहेंगे। तो वो सबसे पहले पहले कौन सा? सूर्य का प्रकाश। ये जो संसाधन है सूर्य का प्रकाश, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। क्या? सूर्य का प्रकाश। और इसी सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। ये बात आई अक्षय संसाधन। उसके अंदर एक और बताए कि वायु। कौन सा? वायु। ये भी अक्षय संसाधन है। आपको आधे नंबर का जो एबेसेड आता है उसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश होता है वो किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का है? अक्षय संसाधन। किस प्रकार का? अक्षय संसाधन। अगला है कि समाप्त होने वाले संसाधन कौन कौन से हैं, यानी प्रकृति से इनकी मात्रा सीमित है, यानी एक लिमिट मात्रा के अंदर ये संसाधन है। यदि हम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। यानी उपयोग से क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। जिसमें वन, अब वनों के अंदर यदि हम कटाई करेंगे, मनुष्य के द्वारा कटाई की जाएगी, लगातार यदि वनों को काटा जाएगा तो वन के अंदर जो पेड़ पौधे हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब खनिज है, हम ज्यादा से ज्यादा यदि खनिजों का दोहन करेंगे, यदि पेट्रोलियम निकालते ही रहेंगे तो कुछ समय के बाद वो आने वाली पीढ़ी के लिए पेट्रोल नहीं बचते हैं। इसी कारण पेट्रोल का भाव बढ़ा है ताकि कम से कम दोहन क्रिया हो और उससे ईवी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, लोगों को रुझान बढ़े। अब कोयला, कोयला भी नष्ट होता जा रहा है, पेट्रोलियम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये दो प्रकार के संसाधन है, अक्षय संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। अब बात आती है कि ये पेट्रोल है, ये इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण होने की क्रियाविधि यानी जीवाश्म ईंधन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, यानी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। यानी सजीव होते हैं
वो सजीव, सभी सजीव मरते हैं। मरने के पश्चात धरती के अंदर दबने के बाद इनका क्या निर्माण होता है? जीवाश्म ईंधनों का निर्माण होता है। यानी जीवाश्म क्या होता है? सजीवों के मर्त अवशेष। ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य का, नहीं, जो सजीव है, यानी सजीव आपको बता दें जो श्वसन करे, पाचन करे, उत्सर्जन करे और समस्त उपापचयी क्रिया करे, वो कहलाता है क्या? सजीव कहलाता है। और सजीव दबेंगे तो उन दबने के मर्त अवशेष होते हैं, उनको क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यानी आपको यदि जीवाश्म ईंधन का निर्माण करना है या जीवाश्म बनना है, हम जैसे आज कोई सजीव मर गया और उसको धरती के अंदर दबा दिया और कहेंगे कि जीवाश्म बन गया, ऐसा संभव नहीं है। कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों से भी ज्यादा समय, करोड़ों वर्ष के आसपास पहुंच जाता है, तब क्या बनता है? जीवाश्म का निर्माण होता है। और यही जीवाश्म जीवाश्म ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। उनसे गैसें मिलती है, यदि ज्यादा समय होगा पेट्रोलियम बनेगा। जैसे आपको एक नया नाम सुना होगा, पहले से भी सुना होगा, केरोसिन। क्या? केरोसिन। आज के समय जो गेहूं की राशन की दुकान होती है उस पे पहले आते थे, आज ये बंद हो गया है। इसका कारण क्या है? कि धीरे धीरे इनका जो खपत है वो कम की जा रही है और ये कम से कम उत्पादन किया जा रहा है। सबसे निम्न क्वालिटी का तेल होता है केरोसिन। अब आगे अपना है कि कोयला होता है। मेन बात हमारी यहीं से, पाठ का नाम है कोयला और पेट्रोलियम, यहीं से शुरू हो जाती है कि कोयला होता क्या है, कोयले की विशेषता क्या है, किस प्रकार का दिखता है, हमारे क्या काम आता है कोयला। तो देखिए कोयला ये पत्थर जैसा काला, कठोर और काले रंग का होता है। किस रंग का? काले रंग का होता है, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ईंधन, अपन घर के अंदर ईंधन जलाते हैं, उसके पश्चात हमारे कोयले तो सारों ने देखा होगा आपने, और खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि खाना पकाते हैं और जो पीछे जो अवशेष बचते हैं, यदि उसके अंदर आप पानी डालोगे या कुछ ज्यादा समय तक रहेगा तो वो क्या? कोयले के अंदर बदल जाएगा। अब है कि इन कोयले का उपयोग कहाँ होता है? कि रेल इंजनों में भाप बनाने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। किनका? कोयले का। किसका? कोयले का। भाप निर्माण किया जाता है किनके द्वारा? रेल के इंजनों में भाप बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों के बिजली उत्पादन में किया जाता है। कि जो तापीय संयंत्र होते हैं, यानी जिनसे हम बिजली का निर्माण करते हैं, उन निर्माण के अंदर कोयले का उपयोग किया जाता है। ये बात हुई हमारे किसकी? कोयले की। इंग्लिश के अंदर COL, कोल। ठीक। अब आज देखिए कि कोयले की कहानी क्या है, कि कोयला बनता कैसे, किस प्रकार की क्रिया विधि होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आज चाहूं तुरंत कोयला बन जाएगा। और रेल के इंजनों में अनेक, ढेरों सारे कोयले का निर्माण होता है, उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन हम यदि ईंधन को काटेंगे तो वनों का नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो प्रकृति के अंदर कोयला है वो हमारे कैसे बनता है, उनके बारे में बताते हैं। कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन बाढ़ जैसे प्रक्रमों के कारण मिट्टी के नीचे दब गए। उच्च दाब और उच्च ताप पर मर्त पेड़ पौधों को धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। मर्त वनस्पति को इस धीमे प्रकरण को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी क्या हुआ था कि अनेक प्रकार के सजीव थे। क्या थे? सजीव। और वो सजीव धरती के, ये धरती के ऊपरी भूप्रकृति भाग, इनके नीचे सारे के सारे दब गए। दबने के पश्चात उच्च ताप मिला। क्या मिला? उच्च ताप। यानी सबसे, ताप का मतलब गर्मी। ठीक। वो गर्मी मिली और गर्मी मिलने के पश्चात उच्च दाब भी मिला। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर दबाव आया तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे किसमें परिवर्तन हुए। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बताया बहुत कम समय में नहीं, 300 मिलियन वर्ष लगे। कितने? 300 मिलियन वर्ष। ये दबने के पश्चात किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। अब आपको लाइन तो ये याद रखनी है। कौन सी? ये जो अभी मैंने रेड लाइन की है, कि प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का कि कार्बनीकरण होता क्या है। तो देख, ओ मृत वनस्पति के कोयले निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कार्बनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बनीकरण कहेंगे। इस धीमे, इसका मतलब इस कोयले के निर्माण की प्रक्रिया। इस धीमे की जगह आप क्या लिखोगे? कोयले के निर्माण की प्रक्रिया।
कोयले के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण कहलाती है। आगे देखिए कि कोयले से जो उत्पाद होते हैं, कोयले बनने के पश्चात कितने प्रकार के उत्पाद है जो अपनी किताब के अंदर है, एनसीईआरटी उसके अंदर दे रखे हैं। एक तो है कोक, एक है कोलता, तीसरा है कोयला गैस। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोक क्या होता है, कोलतार क्या होता है, कोयला गैस, ये तो कम ही पूछा जाता है। इनके बीच अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अंतर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोक क्या होता है। कठोर, सैरंध्र और काला पदार्थ कार्बन का शुद्ध रूप होता है क्या? कोक। यानी पहली बात तो हो गया, क्या हो गया मैं आपको यहां बताता हूं। पहली बात तो ये कैसा है? काला। कैसा? काला। और फिर दे रखा सैरंध्र, कठोर होगा। यानी ये जो कोलता कोक होता है वो कठोर होता है। इस प्रकार का काला पदार्थ जो सैरंध्र होगा और काला होगा और कठोर होगा, और कार्बन का क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। क्या होगा? कार्बन का क्या होगा? शुद्ध रूप। शुद्ध कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा? कोक होगा। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन 6 नंबर पे आता है वो कार्बन। कार्बन का यहां मैं लिखा देता हूं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका प्रतीक क्या? प्रतीक प्रतीक होता है सी। क्या होता है? कैपिटल सी। और इस कोक का उपयोग क्या होता है? इस्पात निर्माण के अंदर उपयोगी है। किसका? कोयले का। अब ये चीज आपको याद रखनी। पहली तो ये कोक होता है जो कार्बन का क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। और दूसरी बात होती है ये कठोर होता है, काले रंग का होता है। इस्पात निर्माण के अंदर जो ये स्टील के पाइप होते हैं ना, जो इन स्टीलों के पाइपों के रूप में इसका निर्माण किया जाता है, गोल गोल की तरह आते हैं। स्टील प्योर स्टील ये नहीं होता है, मिश्र धातु है। कौन सा है? मिश्र धातु है जिसके अंदर ये कोक होता है। अब बात आती है कि कोल तार क्या होता है। कि अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव, ये तो होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। और ये कैसा है? काला द्रव, द्रव के रूप में पाया जाएगा। ये अप्रिय गंध यानी इसकी दुर्गंध होती है, सुगंध नहीं होती, बहुत ही दुर्गंध होती है। और ये काला गाढ़ा द्रव होता है। ये अंतर है मुख्यतः। अब और कोल तार 200 पदार्थों का मिश्रण है। कितने पदार्थों का? 200 पदार्थों का। लेकिन कोक क्या है? शुद्ध रूप। क्या है? शुद्ध रूप। और ये रंगों और नैप्थलीन हेतु उपयोगी होता है। रंगों के अंदर आप जैसी कोई किसी प्रकार का रंग लाओगे तो उसके अंदर देख लाना एक अप्रिय गंध आती है, मतलब जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। फिर आती है कि कोयला गैस क्या होती है। कोक बनाते समय प्राप्त होती है, उद्योग और ईंधनों के रूप में इसका उपयोग होता है। जब कोक के का निर्माण होता है ना, उस समय जो गैस निकलती है वो क्या होती है? कोयला गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कोयला गैस। ये जो आपको मैंने तीनों पढ़ाया, ये तीनों, इन दोनों में तो हमेशा बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। देखिए आगे अपना है कि पेट्रोलियम। बात कोयले की समाप्त होगी। कोयला का बनने की क्रिया कहलाती है कार्बनीकरण। 3 रूप होते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब अपना जो पार्ट है पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की बात होती है कि पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे निर्माण होता है। आइए देखते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र के अंदर रहते हैं उन जीवों से निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? कि मृत जीव समुद्र के पैंदे में जमा हो गए, रेत और मिट्टी की तहों से ढक गए। वायु की अनुपस्थिति उच्च दाब ने तेल और गैस में बदल दिया। यानी समुद्र, ये समुद्र, और इस समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं वो जीव दब गए, और उसके पश्चात पैंदे के अंदर यहां से ऊपर से धूल के कण वगैरह सूक्ष्म रूप में तो कहीं ना कहीं आते रहेंगे। ज्यादा समय तक जैसे जैसे हुआ उठ के बढ़ गए, और यहाँ पर जैसे बढ़े तो यहाँ पर आके ये पैंदे के अंदर जमा हो गए। किसमें? पैंदे में जमा होने के पश्चात धीरे धीरे इन्हें वायु की अनुपस्थिति हुई। कुल मिला के वायु की अनुपस्थिति यानी O2 गैस की क्या हुई?
अनुपस्थिति। ये समुद्र में के अलावा स्थलीय रूप में भी इसका पेट्रोल का निर्माण हो सकता है। और उच्च ताप और उच्च दाब मिला, क्या मिला? उच्च ताप, जिस प्रकार उसमें हमको मिला था उच्च ताप और दाब, वही क्रिया यहाँ पर हुई। समय बहुत ज्यादा लिखता है कि कोयला और पेट्रोलियम बनने में उच्च ताप और दाबेली वायु की अनुपस्थिति के उपरांत हमें किसका निर्माण हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। किसका? पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अब आगे है कि कोयले का जो पेट्रोलियम होता है उसका परिष्करण कैसे किया जाता है, कि हमको पेट्रोलियम शुद्ध पदार्थ किस रूप में मिले। तो पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों पेट्रोल और डीजल का मिश्रण होता है, जिसमें हम जब गाड़ी के अंदर चीज भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल और डीजल दो प्रकार के होते हैं। तो वो पेट्रोलियम के संगठक है, अलग अलग भाग है, एक पेट्रोल और एक डीजल। इन संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। कि पेट्रोलियम हो गया और उस पेट्रोलियम का शुद्ध रूप पेट्रोल और थोड़ा सा अशुद्ध रूप डीजल। तभी तो आप देखते हो कि इनका थोड़ा भाव ज्यादा होता है और इनका भाव थोड़ा क्या होता है? कम होता है। इनका भाव थोड़ा ज्यादा होता है, उनकी जो कीमत होती है थोड़ी कम होती है। किसकी? डीजल की। अब पेट्रोलियम डीजल के दोनों को पृथक्करण करना क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करणों में किया जाता है कि पेट्रोलियम जो फैक्ट्री होती है उन्हीं के अंदर किया जाता है। व्यवसायिक महत्व के कारण इसे क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम और कोयला दोनों को इसे कहते हैं क्या? काला सोना कहते हैं। जो यदि ये पेट्रोलियम नहीं हो तो हमारे आवागमन के सारे साधन बंद, किसी प्रकार का नहीं, जहां है वहीं रहेंगे। ज्यादातर आज के टाइम में पेट्रोलियम के माध्यम से होता है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी कुछ ही समय हुआ है ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन आ गए हैं। आगे देखिए कि पेट्रोलियम और संगठक होते हैं, उनके उपयोग क्या क्या है। अब पेट्रोलियम संगठक के अनेक है उपयोग, जैसे संगठक एक एलपीजी गैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा डीजल, पैराफिन मोम और बिटुमिन। ये जो अभी मैंने सारणी आपको दिखाई दे रही है, इसमें से हमेशा एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक नंबर तो यहाँ इस सारणी से क्लियर रख लेना। और कोयला और तार में से वहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कठोर कौन सा होता है और द्रव के रूप में कौन सा होता है। कोक होता है वो कठोर होता है, द्रव के रूप में कोलतार होता है। कि सबसे पहली बात है कि एलपीजी जो घरों और उद्योगों के अंदर ईंधन का होता है। एलपीजी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, द्रवित पेट्रोलियम। द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एलपीजी का पूरा नाम बताइए। और इसका उपयोग ईंधनों के रूप में किया जाता है। घरों के अंदर रोटी बनाते उसके समय एलपीजी का गैस उपयोग होता है। पहले लकड़ी के चूल्हे पे होता था, आज भी होता है, लेकिन शहरों के अंदर इस एलपीजी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है पेट्रोल, मोटर ईंधन, ड्राई क्लीनिंग हेतु विलायकों के रूप में। मोटर ईंधन यानी वाहनों के रूप में। किन किन के रूप में? वाहनों के रूप में। सिर्फ मोटर से नहीं, कार वगैरह सब में, ट्रैक्टर वगैरह सब में होता है। अब आती है डीजल, वही भारी वाहनों और जनरेटर हेतु ईंधन। जो भारी वाहन होते हैं उनके अंदर डीजल और जनरेटर के रूप में भी, जैसे लाइटिंग है, कहीं लाइटिंग कट गई तो उसमें जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पन्न करके आगे दी जाती है। अब है पैराफिन मोम, उसमें है मोमबत्ती और वैसलीन। ये भी एक क्या है? पेट्रोलियम का जो संगठक है, पेट्रोलियम का ही भाग है, जिसके अंदर मोमबत्ती और वैसलीन का निर्माण किया जाता है। जो मोमबत्ती अपन घर के अंदर लाते हैं वो जलाने के पश्चात चिपचिपा हो जाता है, वो इसी पेट्रोलियम के कारण होता है, चिकना होता है। आगे है बिटुमिन, पेंट और सड़क का निर्माण के अंदर। मैं आपने कहा था ना एक नंबर का प्रश्न पूछा है वो यहीं से पूछा जाता है। या तो इनका उपयोग पूछा जा सकता है या फिर एक छोटा सा आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वो क्या प्रश्न है देखिए कि सड़क का निर्माण, क्या सड़क का निर्माण के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? सड़क का निर्माण में किन का उपयोग किया जाता है?
अब बात यहां बात है कि सड़क निर्माण में किसका, बिटुमिन का, किसका, बिटुमिन का। ये आपका जो शायद तक मैं समझता हूं अभ्यास प्रश्न के अंदर भी ये प्रश्न पूछा दे रखा है, किसका उपयोग किया जाता है, बिटुमेन या बिटुमिन को भी इसे पढ़ा जाता है। साथ में पेंट का भी याद रख ले ना। आगे अपना है कि प्राकृतिक गैस होती है वो क्या होती है। प्राकृतिक एलपीजी का मैंने पूरा नाम आपको बता दिया, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब बात आती है कि सीएनजी जो प्राकृतिक गैस होती है इसका भी पूरा नाम याद रखना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम पेट्रोलियम द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये वाली और ये इसकी दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब स्वच्छ ईंधन, सीएनजी एक कम प्रदूषणकारी और स्वच्छ ईंधन है। अब जो गैस की टंकी होती है उनके अंदर जो गाड़ियां चलती है उस टंकी के अंदर सीएनजी भरा जाता है जो प्रदूषणकारी कम है, किससे, पेट्रोल और डीजल के तुलना के अंदर। परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, पाइपों के द्वारा सीधे घरों में आपूर्ति की जाती है। बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसे पाइप लगे होते हैं और यहाँ से प्रत्येक घर के आगे सीएनजी के रूप में रसोई गैस तक आते हैं जो सीधे घरों के अंदर इसकी आपूर्ति होती है। अब उर्वरकों के निर्माण और कच्चे माल के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सीएनजी का उपयोग किया जाता है, स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जाता है। अब अपना है हाँ, क्या लास्ट में संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें आपकी किताब के अंदर दिखा है पीसीआरए के सुझाव। अब संसाधनों का संरक्षण पीसीआर के द्वारा कैसे किया जाता है, पीसीआर की फुल फॉर्म याद रखनी, तीन इस पार्ट के अंदर फुल फॉर्म याद रखनी। एक तो रखनी सीएनजी की, किसकी, सीएनजी की, दूसरी एलपीजी की और तीसरी पीसीआरए की। पीसीआर की फुल फॉर्म है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये पीसीआरए की फुल फॉर्म है। इन पीसीआर यानी पेट्रोलियम अनुसंधान संघ ने सुझाव दिए कि हम आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी के अंदर किस प्रकार संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। पहली बात ये गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, यानी बिल्कुल गाड़ी ज्यादा तेज स्पीड के अंदर नहीं चलाइए, धीरे धीरे स्पीड के अंदर चलाइए। और रेड लाइट में इंजन बंद कर दीजिए, यदि गाड़ी चल रही है और बड़े शहरों के अंदर रेड लाइट यदि आपको दिखाई दे रही है तो गाड़ी बंद कर दीजिए ताकि कम से कम 60 सेकेंड का समय लगता है और 60 सेकेंड में पेट्रोल का व्यर्थ में उपयोग दुरुपयोग नहीं हो। अब आगे है कि टायरों में दाब सही रखिए, यदि जिस प्रकार गाड़ी के अंदर जितनी हवाएं बराबर मीडियम साइड की होगी, चलने के अंदर आसानी रहेगी, तो पेट्रोलियम और डीजल भी कम खर्च होगा। अब है कि गाड़ी की नियमित रख रखाव और सुनिश्चित करें, यानी गाड़ी को समय समय पर जो अंदर पदार्थ होते हैं जैसे इंजनों की अंदर जो खराबी होती है उसको भी दूर किया जाए और अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के निष्कासन समय समय पर किया जाए। उससे क्या होता है, जो एलपीजी या पेट्रोलियम या सीएनजी जिस प्रकार से भी जो भी वाहन होगा तो उससे क्या होगा, समय समय पर वो अपनी खपत कम करेगा जिससे आने वाली पीढ़ी के अंदर बचेगा। माने कि कोई काम ही नहीं आ रही है और गाड़ी चालू पड़ी है तो इसका मतलब पेट्रोल खर्च हो रहा है जो आने वाली पीढ़ी के लिए सही साबित नहीं हो रहा है, उसके लिए घाटा ही है। क्योंकि पेट्रोल के अंदर का भाव बढ़ाने का कारण भी यही है कि कम से कम इसका उपयोग करें, लेकिन हम इसे पीसीआर ने ये सुझाव दिए थे। आपको ये सुझाव याद रखने हैं और विशेषता याद रखनी है, क्या, फुल फॉर्म पीसीआरए की। ये आपका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का नाम है, जो तीसरा पार्ट है कोयला और पेट्रोलियम, इसका पूरे के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कोयला क्या होता है, कोलतार होता है, कोकतार होता है, पेट्रोलियम होता है, अनेक प्रकार के जो अनमें पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम का निष्कर्षण किस प्रकार का किया जाता है, सीएनजी का उपयोग क्या है, एलपीजी का उपयोग क्या है, पीसीआर ने सुझाव किया दिए थे, सड़क निर्माण में किस कोयले का उपयोग किया जाता है। ये पूरा पार्ट आपको बता दिया। आपको ये पार्ट कैसा लगा
और यदि कोई आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, हमारा चौथा पार्ट है, उसके अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।